हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय में विकासशील देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विकासशील देशों को तृतीय विश्व के देश भी कहा जाता है। तीसरे विश्व के देशों में एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका के देश इसमें शामिल किए जाते हैं, जो लंबे समय तक विदेशी शासकों के शोषण तथा गुलामी का शिकार रहे। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद विकास के पथ पर अग्रसर हुए। इस कारण से इन सबको विकासशील देश कहा जाता है। सरकार, इन देशों में जो सरकारें हैं, लोक नीतियों का निर्माण करती हैं तथा उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन पर निर्भर रहती हैं। लोक प्रशासन में इन कार्यों को लोक सेवकों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इन देशों के जो लोक प्रशासन की व्यवस्था है, उनमें लोक सेवक विविध प्रकार के कार्य निष्पादित करते हैं। यानी एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी रहती है। चूँकि ये समस्त कार्य प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसलिए विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण करते वक्त उक्त बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तीसरी दुनिया के देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है प्रशासन का उपनिवेश और पश्चिमी प्रतिमान। विकासशील देशों के प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये पश्चिमी देशों के उपनिवेश रहे हैं, उनके नियंत्रण में रहे हैं। प्राय ये देश पूर्व शासकों की प्रशासन प्रणाली को अपनाते हैं। जब ये स्वतंत्र हुए तो इन्होंने उसी व्यवस्था को आगे बनाए रखा जो इन पर शासक करने वाले शासक देशों ने अपनाई थी। यानी कहने का मतलब इनकी अपनी स्वयं की कोई शासन पद्धति नहीं होती है। फेरेल हेडी ने कहा है कि पश्चिम अधिकारी तंत्र प्रशासन की कुछ विशेषताएं यहाँ पर जानबूझ करके लागू की गई हैं। औपनिवेशिक काल में नौकरशाही सत्तावादी, एकीकृत, अनुत्तरदायी, स्वेच्छाचारी, प्रजातांत्रिक भावना से पीड़ित थी। स्वतंत्रता के बाद भी विकासशील देशों को अपने विकास कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी स्वयं की नई नौकरशाही की स्थापना तथा आवश्यकता के अनुसार प्रशासन में बदलाव लाना आवश्यक था। लेकिन ऐसा न करने के कारण अतीत की परंपराएं और विरासत नौकरशाही पर हावी हो गई है। हमारा देश भारत, जो कि एक विकासशील देश है, इसके संदर्भ में कुलदीप माथुर सर का कहना है कि औपनिवेशिक विरासत अपनी स्वयं की संस्कृति और आचार विचार लिए हुए विकास कार्यों के लिए जो नौकरशाही है वो अयोग्य थी। नौकरशाही अपने आप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने के लिए और विकास की प्रक्रिया के अनुरूप नवीन चिंतन और कार्यशैली अपनाने की दिशा में वर्तमान में अग्रसर हो रही है। लेकिन अभी भी जो कार्य प्रणाली है उसको संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो प्रमुख बात जो विकासशील देशों में देखने को मिलती है, निपुण कार्मिक और प्रशासनिक स्टाफ की कमी, कर्मचारियों में योग्यता की कमी है। और दूसरी बात, आवश्यक कार्मिकों की जो संख्या होनी चाहिए उसके अनुसार भी व्यवस्था कायम नहीं की जा सकी है। विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का प्रबंध करने हेतु योग्य कार्मिक और प्रशासनिक स्टाफ की कमी देखने को मिलती है। इन देशों में कुशल जनशक्ति की कमी है, न कि कार्मिकों की। समझने वाली बात है, कार्मिक तो हैं लेकिन वो कुशल नहीं है। वास्तव में निम्न स्तर पर कार्य करने वालों की कमी नहीं है। कमी तो किस बात की है? प्रशिक्षित और निपुण प्रशासकों की है। हमारे यहाँ शिक्षित नागरिकों में अत्यधिक बेरोजगारी होने के बावजूद प्रशिक्षित प्रबंधकों की कमी है। आजकल प्रबंधकीय कौशल का विकास किया गया है और हमें वित्तीय प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध, सामान्य सूची प्रबंध आदि के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है, परंतु विकासशील देशों में ऐसी व्यवस्था अपेक्षाकृत कम मिलती है।
इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? पहली बात, मानव संसाधन की कमी है, विकास नियोजन और शिक्षण व्यवस्था में कमी है, भर्ती और प्रशिक्षण की जो तरीके अपनाए गए हैं, जो नीतियां कायम की गई हैं, उनमें कमी है, और जो बुद्धि वर्ग है जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है और अपनी शिक्षा का उपयोग विदेशों में जाके करता है, यानी यहाँ से जो प्रतिभा है वो पलायन कर जाती है। इस कारण से विकासशील देशों में योग्य निपुण कर्मचारियों की कमी बनी रहती है। अगला है केंद्रीकृत अधिकारी तंत्र का ढांचा। विकासशील देशों में जो लोक सेवाएं हैं उनका सत्ता और नियंत्रण व्यवस्था केंद्रीकृत होती है, यानी पूर्ण रूप से उन पर शिकंजा कसा हुआ होता है। यह अति केंद्रीकरण शासकीय विभागों एवं मंत्रालयों में देखने को मिलता है। इस तरह से मिलता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें लोक सेवकों, विशेषकर यहाँ पे समझ लें 3 स्तर होते हैं, तो निम्न स्तर, एक मध्य स्तर, एक सर्वोच्च स्तर। तो निम्न स्तर और मध्य स्तर पर जो लोक सेवक हैं उनको निर्णयों में भागीदार होने का अवसर नहीं दिया जाता, न के बराबर मिलता है। इस कारण से विकास प्रक्रिया में भी इनको हिस्सा लेने का अवसर कम मिलता है, और ऐसे कारण से इन देशों में नौकरशाही का झुकाव स्वायत्तता और शक्ति प्राप्त करने की ओर होता है। मतलब कार्यों की पूर्ति की बजाय वो अपने अधिकारों की लड़ाइयों में उलझ जाती है। प्रशासनिक पद्धति में तकनीक विशेषज्ञता की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों का ही एकमात्र अधिकार होता है। उन्हें व्यावसायिक विशेषज्ञ होने का भी सम्मान प्राप्त होता है। इन देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो दुर्बल होते हैं, जिसका परिणाम कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उच्च स्तर वाले राजनीतिक व्यवस्था पे हावी होने का प्रयास करते हैं, जबकि विकसित देशों में इसके ठीक विपरीत है। वहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं, राजनेता जो हैं, प्रशासन से अपनी नीतियों को ठीक ढंग से क्रियान्वित करवा पाने में सफल होते हैं, उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ उसका ठीक विपरीत देखने को मिलता है। नौकरशाही और उनके स्वार्थ अगला पॉइंट है कि जो नौकरशाही मतलब लोक सेवकों का जो समूह है, अधिकारियों का जो समूह है, वो संस्था के हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। विकसित देशों में ऐसा नहीं कि विकसित देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, विकसित देशों में भी ऐसा होता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण बहुत प्रभावी होता है, जनता की पैनी नज़र होती है, इस कारण से वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। जबकि हमारे यहाँ विकासशील देशों में नौकरशाही अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगी रहती है, लोकहित की बजाय स्वहित का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। भ्रष्टाचार व्यापक रूप में दिखाई देता है। पदोन्नति में योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है। अधिकारी केवल अपने स्वार्थों की रक्षा में लगे रहते हैं। इस प्रकार विकासशील देशों में पक्षपात, भाई भतीजावाद जैसी प्रवृत्तियाँ, बुराइयाँ समाज में देखने को मिलती हैं। अगला जो पॉइंट है, आकार और वास्तविकता में अंतर। विकासशील देशों के प्रशासन के आकार और वास्तविकताओं में बहुत अंतर है। इस अंतर को रिक्स ने आकारवाद की संज्ञा दी है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें वस्तुओं को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे उन्हें होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वैसी वो होती नहीं है। कहने का मतलब सिद्धांत और व्यवहार में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। सिद्धांत में बातें कुछ और हैं, कार्यान्वयन किसी और तरीके से हो रहा है, यानी सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर देखने को इसमें मिलता है। अगला पॉइंट जो है, प्रशासनिक सामंजस्य। विकासशील देशों में प्रशासनिक पद्धति में विकसित देशों में सामंजस्य का अभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो विकसित देश है वहाँ पे बहुत अच्छा सामंजस्य व्यवस्थाओं में पाया जाता है, कि विकासशील देशों में ये सब देखने को नहीं मिलता। सब अपने एक कार्य क्षेत्र में उलझे रहते हैं, आपसी सहयोग की भावना इनमें नहीं पाई जाती है। अगला जो पॉइंट है, नवीन चुनौतियाँ और दायित्व। विकासशील देश को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, विकास की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे दायित्व उपस्थित
हो गए हैं, जिनमें से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। गरीबी को मिटाना, शिक्षा को अशिक्षा को दूर करना, जीवन स्तर को सुधारना, आधुनिकीकरण को अपनाना, खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए उपाय करना, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं का समाधान, ऐसी गंभीर चुनौतियां जो हमें विरासत में मिली, उन सबका समाधान करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था पे ही है। किंतु उपरोक्त गंभीर एवं जटिल समस्याओं की लिए तुलनात्मक रूप से जो सामंजस्य बनाना चाहिए, जो होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए विकासशील देशों के प्रशासन को बहुत नवीन जिम्मेदारियों को उठाने की आवश्यकता है। इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगला है सेवी वर्ग का मात्रात्मक और गुणात्मक पक्ष। सेवी वर्ग मतलब कार्मिक वर्ग, कर्मचारी लोग, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकासशील देशों में राज्यों के कार्यों में वृद्धि हुई, नवीन विभाग बने, मंत्रालय बने। इस कारण से लोक सेवकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि वृद्धि तो हो गई, लेकिन उसके अनुसार जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य नहीं। मात्रा तो बढ़ गई, संख्या तो बढ़ गई, लेकिन गुणात्मक पक्ष की बात करें कि जिस कारण से वो संख्या बढ़ी, जिन उद्देश्यों के कारण से लोक सेवकों की संख्या में वृद्धि हुई, क्या उसके अनुरूप कार्य हुए? तो यहाँ बात ध्यान रखने की है, नहीं। लोक सेवकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, कार्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोक सेवकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठाई जा रही है। ये बात समझने की है। तभी तो आज हम कहते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार आ गया है, फैल गया है, बेईमानी बहुत बढ़ गई है। तो ये सबसे गंभीर समस्या है, विचारणीय प्रश्न है। कुछ अन्य समस्याएं, विकासशील देशों की कुछ अन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं आंतरिक और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था भी करना होता है, देश की एकता अखंडता भी बनाए रखनी होती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की जो इकाई उनमें सामंजस्य भी होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्वार्थ जो है उनको समाप्त करके एक समरसता का भाव भी होना चाहिए, राष्ट्रीय बचत एवं वित्तीय संसाधनों को गतिशील बनाना भी होना चाहिए, विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता भी बढ़नी चाहिए। तो इन सब ये जो बातें हैं, ये एक तरह की समस्या है, प्रशासन के लिए एक तरह की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का निराकरण करना, इन समस्याओं का समाधान करना किस पे निर्भर है? प्रशासन पे। और उसके लिए प्रशासन को कुशल बनना होगा, सक्षम बनना होगा। अगली बात, प्रशासन का राजनीतिकरण, जो कि मैं बता भी चुका कि प्रशासन के उच्च स्तर पर जो पदाधिकारी कार्य करते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं। इस कारण से वो उन राजनेताओं से के द्वारा बनी हुई सरकारों की नीतियों को लागू करते हैं या उनके लागू करने में अड़चनें पैदा करते हैं। इसके अलावा ये पदाधिकारी, जो उच्च पदाधिकारी हैं प्रशासन के, वो अपने निस्वार्थ, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य विभाग में या किसी संगठन में उच्च पद को प्राप्त कर लेना, इस जैसे कार्य के चलते भी राजनेताओं की बातों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इस कारण से प्रशासन का क्या हो जाता है? राजनीतिक। कुछ प्रशासनिक ऐसे अनुभव सामने आए, ऐसे उदाहरण सामने आए कि उच्च अधिकारियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद चुनाव लड़ लिए, राजनीति में आ गए। तो ये जो व्यवस्था है, इस कारण से क्या हो जाता है? प्रशासन का क्या हो जाता है? राजनीतिकरण हो जाता है। और जब प्रशासन का राजनीतिकरण हो जाता है, उस कारण से चाहे वो पदोन्नति व्यवस्था हो, चाहे स्थानांतरण व्यवस्था हो, चाहे वो अनुशासन व्यवस्था हो, वहाँ सब पे राजनेता लोग अनुचित प्रभाव डालते हैं, जिसका परिणाम प्रशासन की कार्य प्रणाली पे पड़ता है। अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्तियों को हटा के बड़े पदों पे, अच्छे पदों पे आ जाते हैं, जिस कारण से कार्य कुशलता घट जाती है। और इस तरह का जो हस्तक्षेप है, लोक सेवकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये बात समझ लेने की है कि विकासशील देशों में
प्रशासनिक व्यवस्था का राजनीतिकरण हो जाता है, यानी राजनीतिक संस्थाएं अपने हित के अकॉर्डिंग, सरकारी संस्थाएं बात नहीं करें, सरकार अलग बात है और राजनीति एक अलग बात है, तो अपने हितों के अकॉर्डिंग इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं से कार्य करवाती हैं, जिसका परिणाम असंतोष के रूप में सामने आता है, कार्यकुशलता में कमी के रूप में सामने आता है। अगला जो पॉइंट है, नियंत्रण की व्यवस्था। विकासशील देशों में प्रशासन पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण स्थापित करके उत्तरदायी बनाए जाने की व्यवस्था है। ये नियंत्रण 3 प्रकार का होता है: जनता का नियंत्रण, विधायिका का नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, हाँ, ये नियंत्रण बनाने का प्रयास होता है, लेकिन जनता जागरूक नहीं है। विकासशील देशों में जनता जागरूक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, न्यायपालिका के पास पहले ही कार्यबोझ इतना अधिक है कि वो इन बातों पे ढंग से ध्यान नहीं दे पाती है। और रही बात विधायिका की, तो विधायिका भी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के चलते एक दूसरे में उलझे रहते हैं। इस कारण से ये नियंत्रण व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में आप देख सकते हैं, सहयोग प्रशासन पर विकास कार्यों का प्रभाव, जन आकांक्षाओं के प्रति सजग दृष्टिकोण, उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण। और यहाँ देखने वाली बात है कि जनता की जो सहभागिता होती है विकास कार्य में, वो सीमित होती है। प्रशासन में भ्रष्टाचार पाया जाता है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा सामान्यों का वर्चस्व, जैसा कि हमने वहाँ देखा था, विकसित देशों में विशेषज्ञों का वर्चस्व है, जबकि विकासशील देशों में सामान्य लोक सेवकों का वर्चस्व है। और अंतिम बात जिसमें हम देख रहे हैं, राजनीतिक तटस्थता की कमी। विकसित देशों में जहाँ लोक सेवा राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया प्रशासन का क्या हो जाता है, राजनीतिकरण हो जाता है। और इस तरह से सारी विशेषताएं आपको बताई गई हैं, आप इनको समझें और विकसित देश और विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में क्या अंतर है, इसको आप अपने स्तर पे लिखने का प्रयास करें। और मैं इसको अलग से आपको PDF के रूप में भी भेज दूंगा। ओके।